आपका रिकॉर्ड। चलो, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय लिए इस टॉपिक को। यदि हम लोग बात करें डाइस, पासा की बात करें, तो आपने पासा देखा है कैसा होता है? यूज करते हो पासा, यूज करते हो डाइस, यूज करते हो आप लोग? कभी देखा है लाइफ में डाइस कैसा होता है? हाँ जी सर। कैसा होता है? यस सर। अरे भाई, जो लूडो आप खेलते हैं ना, जो लूडो खेलते हैं, हाँ जो लूडो खेलते हैं, जो सबसे बड़ी गोटी होती है, जिस नंबर से हम लोग चाल चलते हैं, वही तो आपका डाइस है। उसी के बारे में हमें तो पढ़ना है, कुछ अलग चीज इसमें नहीं पढ़ना है। जो आप लूडो खेलते हैं ना, वो जो सबसे बड़ी गति हो, जिसमें 1 से लेकर 1 to 6 नंबर जिसमें दिया जाता है, वही तो आपका डाइस है। वही तो आपका डाइस है। क्लियर है ना? अब मैं एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से एक एक पॉइंट को सुनते जाना, समझते जाना और नोट करते जाना। यदि हम लोग सबसे पहले डाइस की बात करें, तो डाइस है क्या? मैंने कहा कि बैंकिंग को छोड़कर लगभग एग्जाम में बेटा, यदि आपको आगे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करनी है ना, सेंट्रल एग्जाम का भी तैयारी करना है, जैसे एसएससी वगैरह हो गया, रेलवे हो गया, उसमें भी इसका यूज होगा। जैसे अभी जीडी, एसएससी जीडी का वैकेंसी आया, देखो, चाहो तो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हो बेटा। जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इसका भी एग्जाम दे सकते हो, एसएससी जीडी। अगर कांस्टेबल की तैयारी करते हो आप लोग ना, इस फॉर्म को भी डाल दो। इसमें हमको लगता है 50-100 रुपया लगता है फॉर्म अप्लाई करने में। एसएससी जीडी कांस्टेबल का ही वैकेंसी होता है, ये कांस्टेबल का होता है। इसमें भी क्या होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश। तो रीजनिंग में जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे एग्जाम में बैंकिंग को छोड़कर सारे लेवल आपके क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। याद रखिएगा इस बात, बैंकिंग को छोड़कर सारे लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। इतना यदि कर लो तो आपको 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस आप करे रहेंगे तो ऑलवेज हमेशा बनेगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मेरा पढ़ाया हुआ कभी कोई काम नहीं देगा। इसलिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे फिर आप, बचपन में जब हम लोग होते हैं, अगर साइकिल वगैरह, बाइक वगैरह चलाना सीखते हैं, तो आप देखते हो कि क्या एक बार में हम चला लेते हैं बाइक और साइकिल को? नहीं ना। एक चलते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, कई दफा करते करते ऐसा प्रोसेस, तब जाके हम उसको अच्छे से सीख पाते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कर लोगे तब मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों की कि ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग, यदि आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो इसमें से 24 क्वेश्चन, यानी ऑलवेज आपका 20 प्लस ही बनना है। याद रखिएगा, यदि 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसमें से आप ऑलवेज 45 क्वेश्चन के आसपास आप क्या करोगे, करोगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर में क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना, तब जाके ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। तो अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग बात करें डाइस का, तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डाइस, व्हाट इज डाइस, डाइस है क्या। क्लियर है ना? इसके बारे में करते हैं। तो एक लाइन का इसका डिफिनेशन बनता है बेटा, कहते हैं ये 3D फिगर है। कैसा फिगर है? 3D फिगर है, जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने क्या कहा कि एक 3D पिक्चर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होता है, क्या होता है बेटा, तीनों के तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज क्या बोलते हैं, इसे हम डाइस बोलते हैं। क्लियर है ना? मैंने क्या क्या बेटा, एक बार और रिपीट करते हैं कि डाइस है क्या। तो आपको बोलना है कि डाइस एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है? ये सब लिखना नहीं है, बस समझना है। ठीक है। अब हम लोग यदि देखे जाए तो डाइस का जो आपका नेचुरल जो फिगर होता है, जैसा आपने लीडो खेलते हैं ना, वो इस प्रकार के कुछ आपको प्रतीत होता है, दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से विजिबल होता है। देखिएगा ध्यान से कैसे हम बना रहे हैं। इसी प्रकार से ना बेटा डाइस आपको दिखाई देता है। इसी प्रकार का जो लूडो आप खेलते हैं इसी प्रकार का होता है ना? इसी प्रकार का, हाँ इसी प्रकार का होता है। तो यही इसमें मैंने कहा कि ये 3D फिगर, यानी पूरे 3D, ये पूरा 3 डायमेंशन होता है, 3D फिगर पूरा प्रॉपर विजिबल होता है। और इसमें मैंने कहा कि इसका जो लेंथ होता है ना, लेंथ इक्वल, हाइट इक्वल, विड्थ, यानी तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तीनों के तीनों इक्वल्स होते हैं आपस में। यदि इसमें देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट इसमें सीखने वाली जो बात है, मैंने कहा कि डाइस में जो होता है ना, इसमें सरफेस की बात करें, आगे चल के मैं सारा कुछ एक एक करके मैं और लिख पाऊंगा। यदि डाइस के हमने कहा कि इसमें सरफेस की बात करेंगे, एक डाइस में देखा जाए तो इस वाले पॉइंट को मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ,
ये जो ए वाला पार्ट है ना, ये वाला पोजीशन है, इससे हम लोग सरफेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सरफेस के नाम से जानते हैं, है ना, सरफेस के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं सतह। क्या बोलते हैं बेटा? सतह। यदि हम सरफेस को काउंट करेंगे तो एक डाइस में टोटल देखो, एक ऊपर में है और एक नीचे में, कितना हो गया? 2 हो गया। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, कितना हो गया? 2 2 4 हो गया। और एक मेरे सामने और एक पीछे हो गया, कितना हो गया? टोटल एक डाइस में टोटल जो सरफेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं बेटा? 6 सरफेस होता है। क्लियर है? यदि दूसरा पॉइंट देखा जाए, इसमें दूसरा जो समझने वाली बात है, उसमें क्या होता है, उसके बाद इसमें ना कॉर्नर्स होते हैं, ध्यान से समझना। कॉर्नर, कॉर्नर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोना, और इसकी संख्या, और ये देखो, ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये जो पॉइंट ना अच्छे से समझना, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्नर। और इसकी संख्या भी हम लोग काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना होता है इसका संख्या? कितना होता है बेटा? तो 8 होता है। क्लियर है ना? ये सारी चीजें तुम्हें प्रॉपर आना चाहिए, इससे अकॉर्डिंग तुम्हें क्वेश्चंस में आगे चलकर पूछूंगा। इस वजह से जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें लिखना चाहिए कि एक डाइस में क्या होता है। तो 6 सरफेस होता है। सरफेस किसको बोलते हैं? आपके सामने में लाइन उसके प्रॉपर लिखते जा रहा हूँ। कॉर्नर क्या होता है? तो जो कोना होता है, इसे हम लोग कॉर्नर बोलते हैं, और इसकी संख्या ऑलवेज कितना होता है? 8 होता है एक डाइस में। यदि सर तीसरा दोबारा बता दो, मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ये दोबारा पहले पहले बता दो। वीडियो तुम बंद करो, वीडियो तुम्हारा चल रहा है, जल्दी ऑफ करो। हाँ ठीक है। मैंने कहा ना बेटा कि एक डाइस में क्या होता है, ये डाइस का फिगर है, प्रॉपर इसी प्रकार का डाइस होता है। अगर आप लूडो खेलते हैं तो आप देखते होंगे इसी प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले एक डाइस में सरफेस की बात करेंगे। तो सरफेस की बात करेंगे तो जो एरिया होता है ना, जो प्लेन होता है, उसको हम लोग सरफेस बोलते हैं। और सरफेस को हिंदी में बोलते हैं सतह। और इसकी संख्या ऑलवेज क्या होता है? 6। जैसे मैंने काउंट करके बताया कि 1, और एक नीचे में हो गया 2, और एक आपके लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में 2 2 4, और एक देखो सामने और एक बैक साइड में, ये होता है 6। उसके बाद मैंने कहा कि एक डाइस में कुछ कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर हो गया, और इसको मैंने एरो खींचा है कि इसको बोलते हैं कॉर्नर, और मैंने काउंट करके बताया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 क्या होता है? कॉर्नर होता है। तीसरा पॉइंट समझो, एक डाइस में कहता है कि एज की बात करें, है ना, एज यानी किनारे। किनारे, किनारे यानी ये देखो, ये वाली पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं किनारा। इसको बोलते हैं किनारा, एज बोलते हैं। इसकी संख्या क्या होता है? 12 होता है, 12 होता है। कैसे होता है? काउंट कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाना। 1 2 3 एंड 4। 4 ऊपर में है तो 4 नीचे में है, देख लो यहाँ पर। 5 6 7 और 8। मैंने बताया कि होता है 12, काउंट की हमें मिल रहा है 8। 4 कहाँ गया? तो ये चारों कॉर्नर वाली, ये चारों कॉर्नर वाली 4 कोने पर जो 4 किनारे हैं, तो 8 और 4 कितना हो गया? 12। ये ओवरऑल डाइस के इंट्रोडक्शन है, और ये आपको पूरी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इतना अगर नहीं आता है, अगर कोई भी आपको पूछता है तो आप इसका आंसर क्या कर पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, डैश डाइस है क्या? तब कहना है कि 3 डायमेंशनल फिगर है, जिसका लेंथ विड्थ और हाइट क्या होता है? इक्वल होता है। एक डाइस में 6 सरफेस होता है, एक डाइस में 8 कॉर्नर होता है, और एक डाइस में 12 क्या होता है? एज होता है। ये प्रॉपर डाइस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं, इसी को डाइस बोलते हैं। क्लियर है ना? अब रही बात कि एक डाइस में 6 सरफेस होता है, लेकिन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में अपोजिट, ऑलवेज विपरीत संख्या पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विपरीत पूछा जाता है, अपोजिट पूछे जाते हैं कि बताओ इस सरफेस का अपोजिट क्या होगा। तो ये जरा बताओ कि यदि इस प्रकार के, यदि हम आपके एग्जाम में डाइस बना कर देंगे, इस प्रकार के यदि हम डाइस बना कर देंगे, तो इसमें तो 6 के 6 सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। जब फटाफट क्या करते हुए आप आंसर बता दोगे। तो एग्जामिनर क्या किया, कहता है कि भाई डाइस तो होता है इस प्रकार की, लेकिन उसने क्या कहा कि हम इस प्रकार के एग्जाम में आपको डाइस नहीं देंगे। हम कैसा डाइस देंगे? तो आपके पेपर में इस प्रकार का डाइस देंगे, यानी आपको 3 सरफेस ही दिखाई देगा, और 3 सरफेस आपको दिखाई नहीं देगा। यानी जो एग्जाम में आपके फिगर आएंगे वो इस प्रकार के आएंगे, जो आपके सामने अभी मैंने ये वाले फिगर लिया है,
आपके जो एग्जाम में फिगर दिए जाएंगे। अब ये देखो, ये टॉपिक इतना आसान है ना कि एक बार यदि समझ जाएंगे तो इस टॉपिक में कहीं पेन का यूज ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी यूज है पढ़ने के लिए। बाकी यदि समझ जाएंगे तो सिर्फ देखना है, क्वेश्चन में सारा कुछ मेंशन रहता है, दिया हुआ रहता है, सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है और फटाफट आंसर देना है। अभी मैं आपको बता दूंगा तो सारा कुछ समझ जाओगे, है ना। तो जो हमें आपके एग्जाम में जो हमें फिगर मिलेगा वो कौन सा फिगर मिलेगा बेटा, इस प्रकार का फिगर मिलेगा। ये आपके सामने जो मैंने दिया है ये वाली फिगर आपके एग्जाम में रहेगा। यानी आपको त्रिसर्फेसी दिखाई देगा, यानी मान के चलिए आप 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, धन्यवाद 3 दे दिया। अब इसमें आपको पूछेगा बताओ 1 का अपोजिट, यानी 1 यहाँ पर है तो पूछेगा पीछे में, यानी इसके पीछे में कौन सा नंबर होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। यदि इसमें हम दे दिए होते तो इसमें आप फटाफट बता दिए होते कि सर इसके नीचे में ये है, ये अपोजिट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करोगे, आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, इसके लिए प्रॉपर रूल को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्लियर है ना। और बहुत सारे बच्चों को ये बाउंस कर रहा होगा कि सर इस फिगर को हम बनाए कैसे, है ना। इस फिगर को बनाने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कि ये फिगर बनता कैसे। देखिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे और सारे बच्चों का बनेगा। देखिए इस फिगर को कैसे बनाना है, एक आपको स्क्वायर बनाना है, सबसे पहले एक स्क्वायर बना दिए। अब देखना अच्छे से देखना, अब क्या करना है कि यहाँ से एक हल्का सा तिरछा लाइन खींचना, फिर यहाँ से खींचना और फिर यहाँ से खींचना, और क्या करना कि तीनों को आपस में इस प्रकार से मिला दोगे तो तुम्हारा इस प्रकार का डाइस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए बनाना, एग्जाम में नहीं बनाना। एग्जाम में सब कुछ बना हुआ आएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में समझे तो जैसे घर में मम्मी खाना बना देती है, हमें सिर्फ क्या करना होता है, खाना होता है। खाना तो पड़ेगा ना, उसके लिए भी कोई आपको रखा जाए खिलाने के लिए, नहीं ना। यानी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही वाले लॉजिक यहाँ पे लगेंगे। ये आपका एग्जाम में प्रॉपर डाइस हम लोग का ये होता है, लेकिन एग्जाम में जो फिगर दिए जाएंगे ये वाले, क्योंकि हमें अपोजिट फाइंड करना है। क्लियर है, इतना बात समझ में आया आप लोगों को। यस सर। हाँ तो फटाफट इतना नोट कीजिए, वेरी गुड, फटाफट इतना नोट कीजिए और आगे हम क्या करते हैं फिर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। नहीं खिलाने वाली तो नहीं चाहिए, नहीं। हाँ बेटा, हो गया सर, हो गया बेटा, सर। ओके धन्यवाद। चलो बाद में बात करेंगे, अभी क्लास बच्चों को थोड़ा पढ़ा लो। बेटा यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं पूछूंगा कल। इसका क्लास थोड़ा सा चलेगा, आपको एक कल तक क्लास चलेगा, एक दिन में ये समाप्त नहीं होगा। थोड़ा सा रूल वगैरह इसका समझना पड़ता है, लेकिन एक बार हम लोग समझ जाएंगे तो फिर समझिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या चलते हैं तो कहता है कि डाइस, यानी हमने तो अभी तक देखा जो हम लोग डाइस खेलते आ रहे हैं तो हमें तो एक ही प्रकार का डाइस मिला, लेकिन कहता है कि नहीं, एक्चुअल में जो डाइस होता है वो 2 तरह के होता है। कहता है एक का नाम दिया गया जनरल डाइस यानी सामान्य पासा, और एक का नाम दिया गया स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। अब यहाँ पे और कंफ्यूजन होने लगा कि भाई क्या, यहाँ पे तो हम लोग तो एक ही डाइस खेलते हैं ना, ये 2 कहाँ से आ गया, इसमें से हम कौन से डाइस को खेलते हैं, यदि ये खेलते हैं तो दूसरा कैसा होता है, अगर जनरल डाइस से खेलते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस कैसा होता है, और यदि स्टैंडर्ड डाइस से खेलते हैं तो जनरल डाइस कैसा होता है भाई, है कि नहीं। ये सारी बातों को हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये समझेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, क्या क्या है, एक का नाम दिया गया है जनरल डाइस और दूसरे का नाम दिया गया है स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है, यानी एक को बोलते हैं सामान्य पासा और दूसरे को बोलते हैं हिंदी में मानक पासा। क्लियर है ना, इसको नोट कीजिए। फिर आगे हम दोनों के बारे में समझाते हैं कि जनरल डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। हेडिंग देके लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, यानी कौन कौन, एक जनरल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है, हमें उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। आगे मैं बढ़ूं। जी सर। ओके बेटा, यस सर। ओके वेरी गुड।
अब देखो, मैंने कहा था ना कि डाइस दो तरह का होता है, एक जनरल डाइस होता है और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। अब जिस प्रकार से मैंने स्क्रीन पर दो भागों में बांटकर एक तरफ मैंने लिखा है जनरल डाइस और एक तरफ मैंने लिखा है स्टैंडर्ड डाइस, इस प्रकार से आप भी अपनी कॉपी में दो भागों में बांट लीजिए, एक तरफ लिखिए जनरल डाइस और एक तरफ लिखिए स्टैंडर्ड डाइस। हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि जनरल डाइस किस प्रकार का होता है और स्टैंडर्ड डाइस किस प्रकार का होता है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लूडो हम लोग खेलते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड होता है कि जनरल होता है? क्या आप लोग बता पाएंगे? स्टैंडर्ड 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 होता है। चलो देखते हैं भाई। जनरल अगर स्टैंडर्ड होता है, अगर स्टैंडर्ड से खेलते हैं तो फिर ये बात मैं पूछूंगा कि जनरल फिर कैसा होता है? क्या जनरलाइज आप लोगों ने देखा है? और यदि जनरलाइज है तो स्टैंडर्डाइज फिर कैसा होता है? सर फर्क नहीं पता हले। चलो आओ देखो समझो। तो मैंने कहा कि जनरल डाइस क्या है, तो बेटा एक्चुअली यदि देखा जाए तो वास्तव में बहुत सारे बच्चों का आंसर है कि सर स्टैंडर्ड डाइस से हम लोग यूज करते हैं, और ये अभी पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि स्टैंडर्ड डाइस से ही हम लोग खेलते हैं। हम लोगों के जो यूज करते हैं, जो लूडो खेलते हैं, वो वास्तव में स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। फिर बात यहाँ से ये उठती है कि सर यदि स्टैंडर्ड डाइस से हम लोग खेलते हैं तो जनरल डाइस किस तरह का होता है कि नहीं? तो जनरलाइज मैं यहाँ पे आपको ये बता सकता हूँ कि जनरलाइज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए यूज किया गया। जनरलाइज को प्रैक्टिकली रूप में हम इसे देख नहीं सकते, है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की अलग अलग चीजें होता है। इस वजह से जनरलाइज सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए यूज किया गया। वास्तव में कुछ जनरलाइज यदि प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा। हो सकता था कि महाभारत में जो स्वप्नी मामा खेला था वो हो सकता है कि जनरलाइज हो, लेकिन हम लोग अभी तक देखा नहीं है कि जनरलाइज वास्तव में प्रैक्टिकल नहीं किया कि किस प्रकार का होता है। क्लियर है ना? तो हम लोग जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपको दोनों डाइस दिए रहेंगे, जनरल डाइस भी होंगे और स्टैंडर्ड डाइस भी होंगे। और एग्जाम में लिख कर नहीं आएगा क्वेश्चन के नीचे कि ये जनरल डाइस है और ये स्टैंडर्ड डाइस है। एग्जाम में सिर्फ आपको फिगर बनाएंगे डाइस के और पूछा जाएगा कि दिए गए डाइस में उसमें नंबर भी मेंशन रहेंगे, कभी फिगर मेंशन रहेंगे, कभी कलर मेंशन रहेंगे, और सिर्फ आपको उसको डाइस को देख कर ही आपको पता लगाना होगा कि इसमें से अपोजिट किसका कौन सा है। क्लियर है ना? तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा पेपर में क्वेश्चंस को बनाने से पहले कि हम जो डाइस लिए हैं, यानी पेपर में जो डाइस दिया गया है, जनरल डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है ना? तो इसका हम कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं आपके सामने कुछ रूल्स लेकर आया हूं ताकि आपको बिल्कुल आसान हो जाए, पेपर में आप समझ पाए कि हम ये जनरल डाइस दिया गया है पेपर में, ये स्टैंडर्ड डाइस दिया गया है। क्लियर है ना? आओ समझने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट आप लोग को दोनों में डिफरेंस बताते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोला। पहला पॉइंट बोला जनरल डाइस में कि इन नॉर्मल डाइस और जनरल डाइस एक चीज होता है ना। इन नॉर्मल डाइस द सम ऑफ एनी टू एजेंट्स सरफेस इन 7 इज 7। कहते हैं सामान्य भाषा में किसी भी दो नियरेस्ट सरफेस का योग कितना होता है? 7। यानी हम कैसे पता करेंगे भाई कि ये जनरल डाइस है? तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपके डाइस बनाए जाएंगे, इस प्रकार के आपके डाइस एग्जाम में दिए रहेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर दिए रहेंगे 1 6 3, है ना। और एक चीज नोट करके आपको लिखवा देते हैं, नोट करके लिख लीजिए कि डाइस में जो नंबर मेंशन रहता है वो क्या रहता है? 1 2 3 4 5 एंड कितना होता है? 6 होता है। इससे ज्यादा डाइस में नंबर नहीं होता। एक्चुअल में जो आप लूडो खेलते हैं वही वाले नंबर लेकर चलना है। तो कितने नंबर्स होते हैं बेटा डाइस में? 1 to 6। तो यही 6 में से कोई 3 नंबर्स आपके डाइस में एग्जाम में मेंशन रहेगा। क्लियर है ना? अब इसमें लिखवाया गया कि जनरल डाइस है क्या? तो कहता है कि दो नियरेस्ट सरफेस का एडिशन, यदि किसी भी दो नियरेस्ट सरफेस का एडिशन यानी योग यदि 7 हो जाता है, 7 हो जाता है तो हो जाएगा जनरल डाइस। क्लियर है बेटा? अब चला देखो, चेक करके देखते हैं कि जो डाइस दिया गया है जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। आओ चेक करके मैं बताता हूँ कैसे एग्जाम में चेक करना है। दो सरफेस को चेक करना है, दो सरफेस, समझना ध्यान से। ऑलवेज आपको दो सरफेस को ही चेक करना है। कैसे चेक करना है? आइए देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि ये देखिए जोड़ते हैं। मैंने कहा कि दो सरफेस, किसी भी दो सरफेस के एडिशन कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? क्या लिखा हुआ है? 7। तो जोड़ते 6 और 3 कितना हो गया? नॉट इक्वल टू 7। यहाँ पे तो 7 नहीं मिला भाई,
यहाँ पे ऐड करते हैं, दो दो को ऐड करना है, मैंने बोला किसी भी दो का। यहाँ पर देख लो एनी टू सरफेस की बात कर रहा है, एनी टू सरफेस की, और निकटवर्ती की बात कर रहा है, नियरेस्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे जोड़े 3 और 1 4 नॉट इक्वल टू 7। लेकिन जैसे ही 1 और 6 को हम लोगों ने ऐड किया, इक्वल टू कितना आ गया 7। और जैसे ही 7 आ गया बेटा, किसी भी, मैंने इसे लिखवाया, किसी भी दो नियरेस्ट सरफेस का एडिशन क्या होना चाहिए 7। और किसी भी दो नियरेस्ट सरफेस का एडिशन 7 होता है, दैट इज क्या, जनरल डाइस। इस तरह, हाँ बेटा, इस तरह के यदि दिए जाएंगे ये क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। समझ में आना कैसे हमें क्या करना है, क्लियर। चलो हाँ हाँ बेटा, बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी बेटा, आवाज नहीं आ रही, अब क्या बोल रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। रिपीट कर दे करी। अच्छा एक बार रिपीट कर दे, एक बार बेटा लास्ट में भी रिपीट करेंगे, ध्यान से समझो, पहले एक करके ना, हाँ लास्ट में भी एक बार रिपीट करेंगे, अगला पहले देख। अब इसमें हम लोगों ने दूसरा जो हम लोगों का पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं कि वो है हम लोगों का स्टैंडर्डाइज में आया। एक एक करके मैं लेके चल रहा हूँ, एक एक करके चल रहा हूँ। मैं इसको एक बार लास्ट में समझाऊंगा, आप सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझिए दोनों में, फिर उसके बाद फिर एक बार मैं आपको समझा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, इस जनरल स्टैंडर्डाइज में पढ़िए तो क्या है, कहता है कि स्टैंडर्डाइज में कहता है कि इसमें नियरेस्ट सरफेस का योग एडिशन 7 नहीं होना चाहिए। देखिए क्या बोलता है कि सरफेस इज नॉट 7, कहता है कि सम इज एनी टू सरफेस इज नॉट 7, यानी इसमें नियरेस्ट सरफेस का एडिशन 7 नहीं होना चाहिए। तो मैंने बेटा कहा कि एक बार ट्राई करते हैं, है ना, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे ट्राई करना है। मैंने कहा था कि डाइस में 1 to 6 ही नंबर रहेंगे और 6 में से 3 नंबर ही आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 3 6 और फिर मैंने लिख दिया 5, है ना। अब कहता है कि यदि किसी भी दो नियरेस्ट सरफेस का एडिशन क्या 7 नहीं होता है, ये होता है 7 नहीं होता है, तो समझिए कि स्टैंडर्डाइज से जोड़ते हैं। 6 और 3 9 नॉट इक्वल टू 7, 3 और 5 8 नॉट इक्वल टू 7, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा 6 and 5 कितना हो गया 11, यानी नॉट इक्वल टू 7। तो किसी भी नियरेस्ट सरफेस का यदि एडिशन 7 नहीं आता है तो समझिए कि वह दैट इज, यानी यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्डाइज। कौन सा डाइज हो जाएगा, जितना दिया है सिर्फ उसी में कंसीडर करना है, या फिर सर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 की हो सकता है, दूसरी तरफ 2 हो, 5 और 2 7 भी हो सकता है। ये सब आपको कंसीडर नहीं करना है, जितना दिया है सिर्फ उतना ही से कंडीशन करना है, क्लियर है ना। क्योंकि पीछे में क्या होगा आपको कैसे पता होगा, जरा बताओ, पीछे वाली ही तो आपको फाइंड करना है बेटा। ये तो सिर्फ मैं भी पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज क्या हो गया। क्वेश्चन इस प्रकार से थोड़ी ना पूछेगा, क्वेश्चंस में आपको जो दिखाई दे रहा है ना नंबर, उसी के बारे में पूछेगा किसी एक नंबर से कि बताओ कि इसके विपरीत अपोजिट पूछ देगा 3 एग्जाम में कि दिए गए डाइस में 3 का अपोजिट क्या होगा, यही तो हमें फाइंड करना है। यानी जो नहीं दिखाई दे रहा है वही हमें फाइंड करना है, क्लियर है। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का। इस रूल को एक एक करके सब बच्चे कॉपी पे लिखते चलेंगे, स्क्रीनशॉट वाला मामला नहीं रखेंगे क्योंकि ये फिर स्क्रीनशॉट ही रह जाता है। चलिए नेक्स्ट देखो। अब कहता है नेक्स्ट पॉइंट जनरल डाइस में, ये मेन मुद्दा असली जो हम लोगों के पास है, तो पहचानने का तरीका है, असली जो काम आ रहा है, जो एग्जाम में हमें फाइंड करना वो अब आपको मिला। क्वेश्चन में दिया है कि इन नॉर्मल डाइस द सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज नॉट 7। कहता है सामान्य भाषा में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। यानी यहाँ पर ये इस प्रकार के आपको एग्जाम में डाइस दिया रहेगा 1 ये हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, तो 1 और 6 7 ये तो जनरल डाइस हो गया। लेकिन एग्जाम में आपको ऑलवेज अपोजिट पूछेगा, पूछ दिया कि 1 का अपोजिट क्या होगा,
तो इसमें कहता है कि इसके अपोजिट सरफेस का एडिशन कभी 7 नहीं होगा, यानी यहाँ पे हम 6 को कभी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 1 और 6 कितना हो गया 7, यानी कभी भी जनरल, यदि आपका जनरल डाइस है, यदि अपोजिट पूछ रहा है तो उस नंबर का अपोजिट कभी 7 नहीं आएगा, याद रखिएगा इस बात। क्लियर है ना? चलो अब क्वेश्चन जब देंगे बेटर समझ में आ जाएगा, एक एक करके समझा देंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइज में। क्वेश्चन में कहता है कि इन स्टैंडर्डाइज द सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज 7। इसमें कहता है कि अपोजिट सरफेस का क्या होता है, अपोजिट सरफेस का एडिशन क्या होता है बेटा 7 होता है ना। देखो मानक भाषा में विपरीत शत्रुओं का योग कितना होता है 7 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपको पता चल जाए कि आपका स्टैंडर्डाइज है तो इसमें आपका आंसर निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लूडो आप जो खेलते हो उसको एक बार इमेजिन करो। अब देखो कि जहां 6 होता है ना, जहां पर 6 नंबर होता है, ठीक उसके अपोजिट में कौन सा नंबर दिखाई देता है? जो लूडो होता है 1 होता है ना बेटा। यदि 1 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो दैट इज स्टैंडर्डाइज, वही तो स्टैंडर्डाइज है। यानी जब अपोजिट सरफेस का एडिशन 7 होना तो समझिए कि वो आपका स्टैंडर्डाइज है। इसीलिए जो आप लूडो खेलते हैं ना उसको स्टैंडर्डाइज के श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि 5 के ठीक अपोजिट वाले सरफेस पे 2 होता है तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और 3 के ठीक अपोजिट वाले सरफेस पे 4 होता है तो 4 और 3 कितना हो गया 7। तो इसी वजह से जब आपको ये दे दिया जाएगा स्टैंडर्डाइज तो समझिए कि आपका पेपर में क्वेश्चंस बनाना बिल्कुल क्या हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे आपके सामने मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं, जैसे समझिए। ये देखिए एक आपके सामने एक डाइस बना हुआ है। अब एग्जाम में ऐसे ही डाइस बना हुआ रहेगा और यहाँ पे इस प्रकार से कुछ नंबर दिए रहेंगे 4, 5, 6, इस प्रकार से कुछ नंबर दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा, ये भी दिया रहेगा और क्वेश्चन भी पूछेगा कि गिवन डाइस में आपको बताना है कि 4 का गिवन डाइस में आपको बताना है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। ये जितने भी मैं लिख रहा हूं ये अब आपको पेपर में दिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन गिवन डाइस में दिया रहेगा कि 6 का अपोजिट क्या होगा। गिवन डाइस में दिया रहेगा कि यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या होगा। तो इसका अपोजिट निकालने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। अब मैंने आपको रूल करा दिया है, अभी बताओ आप कि दिया गया डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल? स्टैंडर्ड। क्यों स्टैंडर्ड है? क्योंकि 7 निबंध, क्योंकि इसके नियरेस्ट सरफेस का एडिशन ऐसे चेक करना है कि कैसे स्टैंडर्ड है कैसे जनरल है। तो हमने चेक किया 5 and 4 9 हो गया, नॉट इक्वल टू 7। 5 4 and 6 कितना हो गया 10, नॉट इक्वल टू 7। 5 and 6 कितना हो गया 11, नॉट इक्वल टू 7। और जब किसी भी नियरेस्ट सरफेस का एडिशन 7 नहीं होता है तो स्टैंडर्डाइज होता है। और जब स्टैंडर्डाइज होता है बेटो तो देखो अपोजिट सरफेस का योग मैंने क्या लिखवाया है कि अपोजिट सरफेस का योग क्या होता है बेटा, तो ऑलवेज क्या होता है 7 होता है। तो हमें अब पता चल गया कि दिया गया डाइस कौन सा डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें अपोजिट पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, इसमें ऐसे नंबर्स को लिखना है कि इसके अपोजिट सरफेस के एडिशन क्या हो जाए 4 हो जाए। बताओ यहाँ पे 4 का अपोजिट पूछा है तो 4 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी फास्ट। 3। क्यों क्यों क्यों? 4 3 7, क्योंकि अपोजिट सरफेस का योग क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 4 और 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, वही हमारा अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 का अपोजिट 1, क्योंकि 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। वेरी गुड, वेल डन। उसी प्रकार से 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 5 और 2 कितना हो गया 7। इस प्रकार से ये हमारा ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम के लिए कंफर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज नोट करके लिख लेना नीचे में
कि जो स्टैंडर्डाइज होगा ओनली नंबर पे होगा, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर पे दिए जाएंगे क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ नंबर बेस्ड होगा, है ना, ओनली नंबर बेस्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्डाइज में सिर्फ और सिर्फ नंबर बेस्ड क्वेश्चन, है ना, नंबर बेस्ड क्वेश्चन होगा, और इसमें नंबर के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका अपोजिट सरफेस का योग 7 हो रहा है ना, जब तक नंबर नहीं मिलेगा हम कैसे ऐड कर पाए। जी, आई थिंक इट्स योर फर्स्ट क्लास, यस। सर किन्ने क दिन हो गए क्लासां लगदियां ਨੂੰ? क्या बेटा? किन्ने क दिन हो गए क्लासां लगदियां ਨੂੰ? हिंदी में बोल सकते हो तो बोलो एक बार। हिंदी आउंदी नहीं। सर कितने दिन लग गए हैं क्लासां चल रही ਨੂੰ? बेटा कितने दिन हो गए क्लास सर लगते? कितना एक मिनट मेरा बात समझो, उससे तुमको एक चीज समझना है मेरी पूछो बात। यार कोई। एक मिनट रुको, मैं समझ गया, एक मिनट जरा समझो मेरी बात। एक्चुअली ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना रीजनिंग क्लास पर, और रीजनिंग में कितने क्या हो गए ये आपको इससे मतलब नहीं होता, समझिए मेरी बात को ध्यान से। ये आपके लिए पहला टॉपिक, और रीजनिंग में हर एक टॉपिक पहला टॉपिक होता है। रीजनिंग में पिछले टॉपिक से आपको कोई लेना देना नहीं होता, कि पीछे क्या गया उससे आपको कोई लेना देना मतलब नहीं है। रीजनिंग में ऑलवेज आपको जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक नहीं आपको ये समझ तो में समझ आ रहा है आ कि रहा नहीं। है सर, मैं बिल्कुल, ये तो आपको पूछ रहा सिर्फ हूँ। इतना ही से मतलब है बेटा, और किसी से मतलब नहीं। नहीं ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ये पूछ रहा हूँ मैं तो। आप हाँ ये न्यू बैच ही मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यू बैच ही है। हाँ मैं पीछे तो नहीं पै गया, मैं 15-16 दिन। नहीं यार, आप पढ़ाई तो करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो कुछ चीज पढ़ा वो चीज समझ में आया कि नहीं है, पहले ये बताओ। हाँ जी आ गया जी। बस बेटा ये यही चीज आपको समझना है, ठीक है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जरा उसको मेरे को आप लोग बनाकर दिखाओ, तब मेरे को पता चलेगा कि आप लोग समझ गए। चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे समझे होंगे, कमेंट करेंगे फटाफट मेरे को क्वेश्चन देने के बाद में। कोई आवाज नहीं करेगा पीछे से, आंसर नहीं देगा, सिर्फ आपको कमेंट करना। यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन दिया, यहाँ पे मैंने रखा 1, यहाँ पे मैंने रखा अप टू 3, फिर मैंने रखा अप टू 2। क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। पहला में दिया मैंने 1 का अपोजिट आपको बताना है, 2 का अपोजिट आपको बताना है, 3 का आपको, और अपोजिट निकाल के फटाफट कमेंट कीजिए, कोई बोलेगा नहीं। ये Q24 से कौन बच्चे हैं? Q24 से क्या नाम है? 654 654 654। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। ऐसे ही आपको समझते जाना है और क्वेश्चंस में आंसर देते जाना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 654 654 654, वेरी गुड, है ना। चलो देखो, यानी इसमें हमें पता चल गया कि स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज में अपोजिट सरफेस का योग 7, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 अपोजिट 6, 2 अपोजिट 5 और 3 अपोजिट 4। क्लियर है ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखो इसको जरा अच्छे से समझ, ये थोड़ा आप लोगों को परेशान करेगा, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा, फटाफट आपको समझ में आ जाए, है ना। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इस वाले पार्ट को कैसे हैंडल करना है। आरपी सिंह, बेटा नाम लिखो ना, ये चीज मेरे को कुछ पूछना होगा तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे, प्रॉपर नाम लिखा करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए, अब इसमें आपको एग्जाम में ये चीज जो मैं जितने मैं डाइस बनाकर आपको दिया हूँ, ये सारी चीज एग्जाम में आपके गिवन रहेगा। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। ये डाइस गिवन रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने आया 4 5 2। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया, बताना है आपको 5 का अपोजिट क्या होगा। सॉरी 5 छोड़ दीजिए, पहले 5 आपको बताना है 4 का अपोजिट क्या होगा। फिर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में 5 का अपोजिट क्या होगा।
फिर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में 2 का क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जरा एक बार इसे आप लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन क्या समझ पाता है, कैसे क्वेश्चंस को बना पाता है। ये जितने चीज मैं लिख रहा हूँ ये सारा चीज आपके एग्जाम में गिवन रहेगा। मैंने कह दिया कि एग्जाम में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। पेन गुरप्रीत सर 4 का अपोजिट हो सकता है 6 या 3 या 1, 6 3 या 1, 5 का भी हो सकता है 6 3 या 1। चलो कोई नहीं, अपने हिसाब से आप ठीक दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक लगाना है, फिर आप समझ जाओगे 2 सेकेंड में। चलो देखो तो बेटा, देखो आप अब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जो डाइस हमें दिया गया है, ये डाइस इवन है, ये जनरल है कि स्टैंडर्ड है, कौन बताएगा मुझे? ये सर, डाइस जनरल। हमें क्यों बेटा? जनरल इसका जोड़ 7 नहीं है। 7 आ रहा है हाँ, टोटल। क्योंकि 5 और 2 कितना हो जा रहा है 7, और जब नियरेस्ट सरफेस का एडिशन 7 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल डाइस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें कहता है कि अपोजिट की मैंने बात की, सभी का मैंने अपोजिट पूछा है, और इसने कह दिया है कि जनरल डाइस में अपोजिट सरफेस इज नॉट इक्वल टू 7। अपोजिट सरफेस का यहाँ पे एडिशन कभी 7 नहीं होता है। अब कैसे भाई इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए? जब से इसमें तो आप फटाफट हम लोग तेज बन गए, बहुत अपने आप को हम लोग चालाक समझ रहे थे। इसमें बोल दिया था कि 7 था, इसलिए फटाफट 1 1 1 जोड़ते, इसमें 2 जोड़ते तो फटाफट हमें आंसर मिल गया। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट मना कर दिया कि जनरल डाइस में अपोजिट सरफेस का योग कभी 7 होता ही नहीं है। अब क्या करेंगे? तब इसको क्वेश्चंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सहायता लेंगे किसका? तो सबसे पहले इस डाइस को देखिए। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझेंगे, हमें अपोजिट सबसे पहले किसके निकालना है? 4 का। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ना कि 4 का अपोजिट, इसमें थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा, पीछे से चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग चेक करें कि 4 का अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि 4 का अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर एक रूल है कि जिस नंबर का हम अपोजिट निकालते हैं, जिस नंबर का हम अपोजिट निकालते हैं उसके नियरेस्ट वाले सरफेस कभी उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। अपोजिट करने का मतलब कि 4 यहाँ पर है तो इसके पीछे वाले सरफेस पे यानी यहाँ पे हमें बताना है। तो 5 और 2 कभी भी 4 का अपोजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सामने आपको क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। अब आपको मैंने थोड़ा देर पहले एक चीज नोट करके लिखवाया था बेटा कि डाइस में कुल नंबर की संख्या कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये होता है हम लोग का डाइस। क्या बेटा? 4 का 6 आएगा ना? नहीं बेटा, अभी ध्यान से सुनो, अभी बीच में मत बोलो, एक बार समझ जाओ फिर समझ में आ जाएगा। अब मेरा तुमने एक आएगा 4 का। लिंक ब्रेक कर दिया, जो चल रहा था जिस रफ्तार से गाड़ी ना चलो कोई नहीं, देखो ध्यान से क्या होता है। एक बार देखो, एक बार नहीं समझ में आता है ना तो बेटा लास्ट में मैं समझाता हूँ, एक बार मेरे को अच्छे से बोल लेना, क्योंकि फिर मेरे को सोचना पड़ता है। एक्चुअली ये सब मैं याद करके नहीं बैठा हूँ, मेरे को जब देखते हैं ना तब सारी बातें वो फ्लो में निकलता है। तो इस वजह से जब मैं लास्ट कर दूं तो मैं फिर पूछता हूँ ना आपसे, तो उस समय दोगे तो ज्यादा मेरे लिए बेटर होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या कि 4 का अपोजिट निकालना है, और 4 का अपोजिट यहाँ पे जनरल डाइस है तो हम यहाँ पे 3 कभी दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहता है कि यहाँ पे अपोजिट सरफेस का योग कभी 7 होगा ही नहीं। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये तो 3 कभी होगा नहीं। अब इसका अपोजिट निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले चेक करो कि 4 का अपोजिट इसमें से कौन कौन से नंबर नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि 5 और 2 कभी 4 के अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये 4 के नियरेस्ट सरफेस है, 4 के 4 के नियरेस्ट सरफेस है, तो कभी 5 और 2 इसका आंसर नहीं होता है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सहायता लेना पड़ेगा, गिवन जो डाइस में गिवन नंबर होते हैं ना उसका सहायता लेना पड़ेगा, है ना। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, और हमें पता है कि 2 और 5 कभी 4 का अपोजिट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो आपके आसपास में दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अलावा कौन से ऐसे नंबर बचे हुए हैं जो 4 का अपोजिट हो सकता है, यानी 4 का अपोजिट होने की संभावना है। तो हमारे पास इसके अलावा कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो 1, देखना ध्यान से देखते जाना, कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो 1 3 एंड 6।
यही हमारे पास तीन ऐसे नंबर हैं जो चार के अपोजिट तीनों में से कोई एक हो सकता है। अपोजिट मतलब कोई एक, ये तीनों नंबर एक साथ कैसे अपोजिट हो सकता है? लेकिन हमें जब पीछे में ज्ञात करना और रिमाइंडर हमारे पास ये तीन नंबर बचा हुआ है, तो ये हो सकता है कि डाइस को एक बार फेंकें तो डाइस का अपोजिट एक आ जाए, दूसरे बार फेंके हो सकता है 3 आ जाए, तीसरे बार फेंके हो सकता है 4 का अपोजिट 6 आ जाए। तो यहाँ पे कहना मुश्किल है कि 4 का अपोजिट 100% आंसर कौन होगा, ये कभी भी हम जनरल डाइस में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आगे चल के मैं रूल बताऊंगा कि ये ज्ञात कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी भी हम जनरल डाइस में राइट आंसर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके निकटवर्ती सतहों का योग कभी अपोजिट सतहों का योग कभी 7 नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हम बना सकते हैं 4 का, वो बना सकते हैं कि ऐसे 1 आइदर का केस लगे, आइदर 1 आइदर 3 को अभी बाद में लिखते हैं, और 6 और आइदर 3 है ना बेटा। यानी इसका आपको ऑप्शन में इसी प्रकार से ऑप्शंस क्या रहेगा, गिवन रहेगा। यानी 4 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 हो सकता है कि नहीं, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मना किया है कि जनरल डाइस में अपोजिट सरफेस कभी 3 नहीं, मतलब 7 नहीं होता है। तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। लेकिन अब भाई 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट या तो 1 हो सकता है, और या तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है 6 होगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्या रहेगा, क्वेश्चन गिवन रहेगा। उसी प्रकार से आपको 5 का आंसर देना है, तो पहले चेक करेंगे कि 5 का अपोजिट कौन कौन नहीं होगा। तो 5 के आसपास में दिखाई देने वाले 5 के अपोजिट नहीं होंगे, तो 5 के पास में दिखाई दे रहा है 4 और 2, तो 4 और 2 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, 4 और 2 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कहता है कि 5 का अपोजिट कभी भी 4 और 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पास में दिखाई दे रहा है। तो फिर हमारे पास रिमाइंडर नंबर कौन कौन सा बचा हुआ है, तो ये तो 5 का पूछ ही दिया गया है। रिमाइंडर नंबर हमारे पास है 1 3 एंड 6। यही तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन तीनों में से कोई एक कौन होगा, 100% कौन होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें 5 के निचले वाले सरफेस को बताना है, तो ये कंफर्म नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो आंसर देंगे 1 या 3 या 6। एक बार जोड़ के देख लेंगे, किसी का एडिशन 7 तो नहीं हो रहा है। 5 और 1 6, 5 और 3 8, 5 और 6 9, वेरी गुड। ये इसी में से किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा है। ये सिंबल कहने के, सिंबल का ही मतलब होगा तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा हम नहीं बता सकते हैं। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से यदि हम 2 का आंसर देंगे कि 2 का अपोजिट क्या होगा बेटा, तो फिर वही हम सहायता लेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 का अपोजिट कौन कौन नहीं होगा। तो 2 का अपोजिट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का अपोजिट 2 का अपोजिट यहाँ पर कभी भी 4 एंड 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि पास में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास में, यानी 4 एंड 5 2 का अपोजिट नहीं हो सकता है। तो 2 का जब अपोजिट नहीं हो सकता है, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर रिमाइंडर बचे हुए हैं, 1 3 एंड 6। यहाँ पर यही रिमाइंडर नंबर बचे हुए हैं, तो 2 का भी आंसर हो जाएगा 1 या 3 या 6। यानी यही तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि कौन होगा। इसीलिए हम उसी भाषा में क्या कर दिए, आंसर दे दिए। एक बार जोड़ लीजिए कि 2 और 1 3, 2 और 3 5, 2 और 6 8, वेरी गुड। यानी इसमें से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा ये हम नहीं कह सकते। तो ऑप्शन में जैसे मैं लिख रहा हूँ, उसी प्रकार से आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। ये रहा जनरल डाइस। इस प्रकार से हमें क्या करना है, जनरल डाइस में आंसर देना है। अब बताइए कौन से, हाँ यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि 4 का अपोजिट सही है। तनु बोल रही है कि कैन बी 1 और 6, वेरी गुड। यानी 1 भी हो सकता है, और बेटा कैन भी यहाँ पे नहीं लगेगा, आइदर लगता है ना। यहाँ पे संभावना नहीं देंगे, आइदर जुड़ेंगे, आइदर 1 और 6 लिखेंगे, है ना। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है, तो आइदर 1 और 6 होगा। क्लियर है। यहाँ पे 4 का अपोजिट। इस प्रकार से क्या करेंगे, आंसर देंगे जब भी जनरल डाइस से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। और ऑप्शन भी आपका उसी प्रकार से रहेगा, जैसा क्वेश्चन वैसा ही क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। अब जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है, अब आप पूछ सकते हैं मेरे से। सर क्वेश्चन कैसा आता है वो दिखाए मार्केट में। वो मार्केट में वो दिखाएं
चलो अभी इसको नोट करो, फिर हम मार्केट में दिखाते हैं कि मार्केट में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक है, चलो ये देखो मार्केट में तुम्हारा क्वेश्चन, इसे मिटा देना। सारे बच्चे ने नोट कर लिया ना? यस सर। चलो मार्केट में देखो कि मार्केट में क्वेश्चन क्या होता है। लो मार्केट में बोल रहा है। वेरी गुड। कल को मॉल में ना बोल दे ये। हाँ कल मॉल में भी बोल सकता है यार। कोई नहीं, अच्छी बात है। चलो देखो बेटा, अब क्वेश्चंस कैसे रहे। अब मैं सब कुछ क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, डाइस भी हटा देता हूँ। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते। अब मैं एग्जाम का पैटर्न आपको बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले आपको ऐसे एग्जाम में, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। लिखा क्वेश्चन में ऊपर लिखा कि दिए गए डाइस में 1 का अपोजिट क्या होगा, है ना। अब आपके सामने नीचे में डाइस बनाया रहेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से डाइस बनाया, और यहाँ पे नंबर मेंशन है 6, 1, 2। उसके बाद में आपके एग्जाम में इस प्रकार से 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी एंड डी। पहला ऑप्शन हो गया आप लोगों का सर ये आपने गलत बना दिया शायद। क्यों गलत बना दिया है? सर अगर आपने स्टैंडर्ड बनाया है तो तो ये थोड़े ना मैं एग्जाम में सब थोड़ा ना दिया रहेगा, स्टैंडर्डाइज है कि जनरलाइज, एग्जाम में सब थोड़ा ना दिया रहेगा। बोला ना कि सर मार्केट में कैसा क्वेश्चन आता है, तो मैं मार्केट के हिसाब से नहीं वो क्वेश्चन दे आपने रहा उस हूँ तरफ बेटा। बना दिया ना, इसलिए कंफ्यूज हो हाँ गए। ये देखो, लो अब मैंने सब कुछ हटा दिया मार्केट के अकॉर्डिंग, है ना। मैंने कहा कि एग्जाम के पैटर्न समझो कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। मैंने कहा कि ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने बनाया है, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस गिवन रहेगा कि 1 का अपोजिट क्या होगा, नीचे में आपका डाइस बनाया रहेगा, उसके बाद में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया आपका 4 या 5। दूसरा में हो गया आपका ऑप्शन 4, 5, 3। तीसरा में आपका ऑप्शन हो गया 5 या 3। नेक्स्ट में आपका ऑप्शन हो गया, नेक्स्ट में आपका ऑप्शन हो गया ए नो टी, नन ऑफ दिस। इसी प्रकार से ठीक आपके एग्जाम में जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार से मैंने कहा कि आपको इस पेपर में इस टॉपिक में, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे तो प्रिंट्स लाने की जरूरत भी नहीं है। यानी अभी मैंने चर्चा किया था बेटा कि मम्मी खाना बना कर देंगी, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको बस अपने आप खा लेना है, वो खिलाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बोलो, अब बनाकर बताओ क्या आंसर होगा। मैं देख रहा हूँ ऑप्शन से, यहाँ पे ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ। सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अभिषेक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। वेरी गुड, है ना बेटा। तो अब आप समझ में आ गया ना क्या करना है। यानी सबसे पहले हमें चेक करना है कि दिया गया डाइस कौन सा है। तो हमने चेक किया दिया गया डाइस, तो हमें ये पता चला कि दिया गया डाइस जनरल डाइस है, क्योंकि 1 और 6 क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर है ना। तो अब जनरल डाइस जब है तो हमें पता है कि कभी भी हमारा इसका अपोजिट सरफेस का योग 7 नहीं होगा। 1 का अपोजिट निकालने के लिए सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमारा 6 और 2 तो कभी 1 का अपोजिट होगा ही नहीं। यानी हमारे पास नंबर बचे हुए हैं 4, 3 और 5, यही तीनों में से कोई एक होगा। क्या हम देख रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन कहीं पर मौजूद है? तो है। ये जो ट्रिक्स खेलते हैं जादूगर, ये भी तो साइंस ही है ना एक तरह से, जैसे ये डाइस की है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल बंदे को तो पता नहीं, जैसे हमने देख लिया 7 बनता है तो उसकी बैक साइड पे हम बता सकते हैं कि ये होगा। बिल्कुल। आप तो जादूगर निकले। टाइम बनना जादूगर। बेटा अब समझ, अब आप भी बन जाओगे आज के बाद में जादूगर, टेंशन मत लो, अब आप भी सिखा दोगे। देखो तुम लोग को मैजिक सिखाते हैं, देखो नहीं दिखाई दे रहा है ना, देखो अब दिखाई दे देगा। ठीक है, चलो अब आओ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए बेटा, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, देखते हैं इसको कौन बनाता है। अरे यार बन जाए एक बार बढ़िया, परेशान कर रहा है। चलो
यहाँ पे आ गया 3 5 6। यहाँ पे मैं एक एक करके सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, ये सबसे पहले ऊपर में क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको बताना है 6 का अपोजिट क्या होगा। नीचे में ऑप्शंस गिवन रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, आंसर नहीं बोलना, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन 1 में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 1। चलो बताओ फटाफट ऑप्शन ए क्या आंसर। डी 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 डी, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही आपको आंसर बताना, इसका मतलब समझ में अब आपको आ गया ना बेटा। तो पता चल गया ना कि मार्केट में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। यस सर। यस सर। Very good। गुरप्रीत देख रहा है भाई। अब बेटा यहाँ से देखो एक चीज और। ओके बेटा, लेकिन यहीं पे आपका डाइस खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक टेलर था, अभी पूरा पिक्चर तो बाकी है इस टॉपिक का, ओहो। है ना। कैसे बाकी है, अब आप देख रहे हो ना कि जनरल डाइस में आप आंसर, ये स्टैंडर्ड डाइस देखो, स्टैंडर्ड डाइस यहीं पे कंप्लीट,